अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का तरीक़ेकार क्या है। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसके ज़रिए जितने भी ऑटोट्रॉफ जानदार होते हैं, जिनमें प्लांट्स, अलजी, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ये अपनी खुराक खुद भी तैयार करते हैं और इस दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों के लिए भी खुराक इसी अमल के ज़रिए आती है। इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अब हम देखेंगे पौधों के अंदर या दूसरे जानदारों के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, तरीक़ेकार है, अमल है, वो कैसे चलता है, उसका तरीक़ेकार क्या है, क्या क्या स्टेप्स पहले होते हैं और फिर जाकर हमें ग्लूकोज मिलता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। तो ये सब पढ़ने से पहले हमें पहले फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स के अंदर एड्रेस का पता हो हमें प्लांट्स के अंदर के फोटोसिंथेसिस हो किस हिस्से में रहा है, क्योंकि प्लांट्स के पास और भी कई किस्म के टिश्यूज और सेल्स होते हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उनमें फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? देखें, प्लांट्स का हर ग्रीन हिस्सा जो होता है, सब्ज हिस्सा तकरीबन फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन हमने छोटी क्लासेस पढ़ा है जो मेजर पार्ट होता है प्लांट के पास, वो उसका लीफ होता है जो फैक्ट्री है पौधे की खुराक की। अब लीफ जो है वो एक ऑर्गन है, ऑर्गन टिश्यूज का बना होता है। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं लीफ के पास जो कि मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के बने होते हैं, जैसे कि कंपाउंड टिश्यूज जिसमें वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में से लीफ के पास सिर्फ मेसोफिल सेल ऐसे होते हैं जिनके पास वो ऑर्गेनेली पाया जाता है जो कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि मेसोफिल सेल वो साइट हैं, ऐसे सेल जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बुनियादी तौर पर ये मेसोफिल सेल पेरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं या पेरेन्काइमा टिश्यूज के बने होते हैं। दूसरा, जो स्टोमेटा को गार्ड सेल्स बनाते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट पाया जाता है। तो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का तरीक़ेकार क्या है। तो 2 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस मुकम्मल होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल 2 फेजेस में मुकम्मल होता है। कहां पर हो रहा है फोटोसिंथेसिस? लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल है उनके अंदर ये वाला ऑर्गेनेली पाया जाता है जो कि क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के दोनों फेज चल रहे हैं। इसके 2 फेज पर मुश्तमिल है फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, वो दोनों क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस का अमल 2 फेजेस पर मुश्तमिल है। पहला फेज क्या होता है? लाइट रिएक्शन, जो डायरेक्ट लाइट का यूज करता है और उस लाइट का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके एटीपी और एनएडीपीएच को बनाता है, जो कि एक एसिमुलेटरी पावर होती है, जखीरा पावर होती है, यानी कि पावर को स्टोर किया जाता है इन दोनों की शक्ल में, जो कि आगे दूसरे फेज जो कि डार्क रिएक्शन है उसमें इस्तेमाल होगी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। समझ आ गई है? तो पहला रिएक्शन कौन सा होता है? लाइट रिएक्शन। लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। किसकी शक्ल में मॉलिक्यूल्स बनते हैं? एटीपी की और एनएडीएच की शक्ल में। तो कहने का मतलब ये है फोटोसिंथेसिस का अमल क्लोरोप्लास्ट में 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है वो डायरेक्ट सनलाइट को यूज करता है। जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन में, उसमें जो वाटर यूज हो रहा है वो लाइट रिएक्शन में यूज आ रहा है, और सनलाइट यूज हो रही है वो भी लाइट रिएक्शन में यूज हो रही है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यूज हो रहा है वो भी लाइट रिएक्शन में ही यूज हो रहा है। लेकिन उसमें रिएक्टर्स में जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है वो डार्क रिएक्शन में यूज होती है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है इनके ऊपर होता है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? चैप्टर नंबर 4 में हमने क्लोरोप्लास्ट वाले टॉपिक में उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं तो चैप्टर नंबर 4 का वो लेक्चर देख लें। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है वहां पर होता है लाइट रिएक्शन। सूरज की रोशनी यहां पर पड़ती है लाइट रिएक्शन के दौरान, किसके ऊपर? थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। ये क्लोरोफिल एक्चुअली मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इनका एनर्जी लेवल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है और उससे जो पावर निकलती है उससे हम एनएडीपी और एडीपी, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के जहां पर जरूरत होती है वहां पर उसकी पावर को ले जाते हैं, उनको हम रिड्यूस कर लेते हैं। क्योंकि इनके पास अभी इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। जब ही लाइट रिएक्शन से गुजर के आते हैं तो ये एटीपी, एडीपी था, रिड्यूस होकर एटीपी बन जाता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी कैसे बनते हैं? एटीपी वाले टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया है। और एनएडीपी जो होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है? एक कोएंजाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, जो कि रिड्यूस होकर NADPH बन जाता है। H से मुराद इलेक्ट्रॉन होता है। हमने ये बात को डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो मतलब
जो पहला फेज होता है लाइट रिएक्शन, उसका मकसद होता है एटीपी को और NADPH को बनाना, और इसको बनाने के लिए वो लाइट का इस्तेमाल करता है, वाटर का इस्तेमाल करता है, और इस दौरान ऑक्सीजन गैस भी लाइट रिएक्शन के दौरान ही रिलीज हो रही होती है और हमें मिल जाता है ATP NADPH। फिर आगे चलता है डार्क रिएक्शन, जो कि इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा होता है। स्ट्रोमा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि लाइट का इस्तेमाल कर रहा है। डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इससे मुराद ये नहीं होता कि ये सिर्फ अंधेरे में होता है, दिन को भी होता है, लेकिन इसको चलाने के लिए डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। इसको चलाने के लिए ATP NADPH2 की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ लाइट रिएक्शन के दौरान बनते हैं। तो देखा जाए तो डार्क रिएक्शंस को भी चलाने के लिए लाइट रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, तो लाइट एनर्जी इनडायरेक्टली इसको चलाने के लिए भी जरूरी होती है। तो डार्क रिएक्शन में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद होती है उसको रिड्यूस किया जाता है और ग्लूकोज बना लिया जाता है, और यही ग्लूकोज जो होता है ये एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, हमें यही चाहिए, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में यही कार्बन या शुगर या ग्लूकोज की शक्ल में हमें एनर्जी मिलती है। दिस इज द मैकेनिज्म जिसमें फोटोसिंथेसिस दो फेजेस पर मुश्तमिल है। पहला थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है और इस दौरान लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है, वाटर का इस्तेमाल होता है, और ADP और NADP को रिड्यूस करके ATP और NADPH2 बना लिया जाता है, जो कि आगे डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जस्ट वो एसिमिलेटरी पावर बना रहा है जो आगे डार्क रिएक्शन में यूज होगी। और डार्क रिएक्शन माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए लाइट एनर्जी की जो एसिमिलेटरी पावर थी ATP की शक्ल में, NADPH2 की शक्ल में, उसको इस्तेमाल करता है और ग्लूकोज बना देता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो NADP जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ADP हो गया, ये दोनों लाइट रिएक्शन के दौरान रिड्यूस होते हैं और ये रिड्यूस होकर ATP NADPH बन जाते हैं, और डार्क रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइज होते हैं और ये वापस उसी हालत में आ जाते हैं NADP प्लस और ADP की हालत में, क्योंकि जो पावर हमने इसमें ऐड की थी डार्क रिएक्शन में वो यूज होगी, वापस उसी हालत में ये बन गए। तो ये इसी चक्कर का हिस्सा रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती रहती है और डार्क रिएक्शन के नतीजे में शुगर हमें मिलता रहता है, और लाइट रिएक्शन लगातार वाटर लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को रिलीज करता रहता है, और एंड प्रोडक्ट जो है हमारा शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज ये हमें मिलता रहता है। यही हमें चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में। याद करने वाली बात यही है कि फोटोसिंथेसिस का अमल दो स्टेप्स में मुकम्मल होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ATP NADPH2 बनते हैं और डार्क रिएक्शन में हमारे पास ग्लूकोज बनता है। और ये दोनों होते कहाँ है, ये भी MCQ में पूछा जाता है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है। इसमें किसी बात की समझ नहीं तो सवाल पूछना है।